रेस्पिरेशन में सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन इज़ अ सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन ऑल लिविंग सेल्स टू रिलीज़ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, इस डेफिनेशन को समझते हैं कि रेस्पिरेशन इज़ अ सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हम एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी हमें क्यों चाहिए वो हम यहाँ पे आके पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की। ठीक है, एंड इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है इट इज़ अ वाइटल प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरियस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये सारे हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया कि रेस्पिरेशन होती क्या है। अब हम आते हैं कि रेस्पिरेशन से जो हम एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो हम क्यों करते हैं, यूज़ ऑफ एनर्जी क्या है। ठीक है, तो हमने लिखा है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज फॉर, सबसे पहली चीज़ है मसल कंट्रैक्शन रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटी। आप चल फिर रहे हैं, आप कोई चीज़ उठा रहे हैं, आप अपने हाथ हिला रहे हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, वो मसल्स के थ्रू हो रही है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, जो हम रेस्पिरेशन से हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया मसल कंट्रैक्शन रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटी। फिर हमने पढ़ा प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, क्रिएशन, बनाना, प्रोटीन बनाना। तो इसमें है बिल्डिंग प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। इसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। आप एनर्जी के बगैर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, एनर्जी आपके पास होगी तो आप प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन्स आपके पास बनेंगे तो फिर आप बॉडी ग्रो करेगी आपकी और रिपेयर होगी बॉडी में। ठीक है, उसके बाद है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, एनर्जी इज नीडेड फॉर सेल्स टू डिवाइड ड्यूरिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन बेसिकली माइटोसिस मियोसिस है कि आपकी बॉडी ग्रो ही तब करती है जब आपके सेल्स डिवाइड करें। सेल्स डिवाइड जब करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे और आपकी बॉडी में ग्रोथ होगी तो उस सब के लिए भी एनर्जी ज़रूरी है। ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, इंक्लूडिंग ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। हमें पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स रिक्वायरिंग एनर्जी। ये होती है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो कहाँ से आएगी, रेस्पिरेशन से आएगी। ठीक है, उसके बाद वही ग्रोथ। एनर्जी इज़ एसेंशियल फॉर सेल इनलार्जमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन, यानी कि वही आपके सेल्स इनलार्ज होंगे, आपके सेल्स डिवाइड होंगे, उस सब के लिए बॉडी की ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए। उसके बाद है जी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अलॉन्ग न्यूरॉन्स। जो आपके नर्व्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो भी एनर्जी के बगैर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नर्व सेल्स रिक्वायर एनर्जी टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। ठीक है, उसके आगे हमने पढ़ा मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। एनर्जी इज़ यूज टू मेंटेन होम्योस्टेसिस स्पेशली इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर वर्किंग हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन बेसिकली होम्योस्टेसिस होता है बॉडी को इंटरनली स्टेबल रखना। ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर को भी स्टेबल रखना होता है। ठीक है, ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए बॉडी टेम्परेचर, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर। ये सारा काम करने के लिए, जो टेम्परेचर रेगुलेशन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, हाई टेम्परेचर हो गए, तो फिर आपकी बॉडी में क्या होगा, स्वेटिंग होगी। ठीक है, उसके अलावा आपकी वेसोडाइलेशन होगी, वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स। तो ये सारे जो मैकेनिज़म्स हैं ये उनको वापस टेम्परेचर को नॉर्मल सेट पॉइंट पर लाने के लिए होते हैं। और अगर वैसे ही आपका टेम्परेचर बहुत कम हो गया बॉडी का, तो उससे शिवरिंग होगी। शिवरिंग से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और उससे फिर ऊपर की तरफ जाएगा सेट पॉइंट तक। ये सारी चीज़ें हम आगे भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये बस यहाँ पे एक क्विक आइडिया है। ठीक है, उसके आगे हम क्या देख रहे हैं, हेडिंग इन्वेस्टिगेटिंग टेम्परेचर्स इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन इन यीस्ट। रेस्पिरेशन इन यीस्ट तो बड़ी कॉमन चीज़ है। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जी यीस्ट कैन रिस्पायर बोथ एरोबिकली। एरोबिकली का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ, और एनारोबिकली का मतलब होता है ऑक्सीजन के बगैर। ठीक है, हमने बेसिकली करना क्या है, हमने देखना है कि हम रेस्पिरेशन इन यीस्ट को टेम्परेचर से कैसे लिंक कर सकते हैं, कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से क्या होगा, टेम्परेचर कम करने से क्या होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का हमने लिखा हुआ है टेम्परेचर इफेक्ट्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। हायर temperatures generally increase the rate of respiration up to a certain point, after which enzymes in yeast may denature and stop functioning. जिस बंदे ने एंजाइम्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही ईजी बात है कि जी आपका जो एंजाइम है उसको आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते रहेंगे तो उसका रेट ऑफ
रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होता रहेगा, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ होती रहेगी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके आगे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हद से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे आपके जो एंजाइम्स होते हैं, इन दिस केस जो यीस्ट के अंदर के एंजाइम्स हैं, वो डी नेचर हो जाएंगे। डी नेचर का मतलब होता है कि उनकी शेप ख़राब हो जाएगी और वो अपनी जो जॉब है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमने एंजाइम्स वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक बात है ये। और इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? एक्सपेरिमेंट अगर इसका डिज़ाइन करने के लिए आ जाए तो हम करेंगे जी कि measure the volume of gas produced by yeast in the presence of glucose at different temperatures to observe how respiration rates change। क्या मतलब है इसका? कि हमें पता है रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, तो अगर हम यीस्ट को और ग्लूकोज को साथ रख के हम उनकी रेस्पिरेशन कराएं यीस्ट की, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होगी उसका वॉल्यूम मेजर करने से हमें पता चल जाएगा कि जी इफ़ेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन कैसे, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा स्पीड होगी वॉल्यूम की गैस की रिलीज़ होने की, तो ज़्यादा रेस्पिरेशन हो रही होगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद हम बेसिक डेफिनेशंस पे अब आ जाते हैं कि जी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन का हमने डेफिनेशन पढ़ी। एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज़ अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स। ठीक है, जो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ एक्चुअली द साइट फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, और क्योंकि वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो हम उसको पावर हाउस भी कह देते हैं। उसके बाद इसकी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, वर्ड इक्वेशन भी है और सिंबल इक्वेशन भी ये साथ हमने लिखी हुई है। ठीक है, अब ये है क्या? ये सारी एरोबिक रेस्पिरेशंस के लिए यही वर्ड इक्वेशन है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड जो मेन चीज़ है एनर्जी। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आएगा 6O2, यहाँ पे आएगा 6CO2, यहाँ पे आएगा 6H2O। ठीक है, तो बेसिकली यही आपकी इक्वेशन है। ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं C6H12O6, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोवाइडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इधर भी लिखा हुआ है रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। 38 ATP मॉलिक्यूल्स के हैं कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होगा ना यहाँ पे, तो जो ये एनर्जी होगी ये 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे। ATP का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ATP वैसे होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसको थोड़ा सा इसका साइज़ कम करते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये बेसिकली ATP होता है। इसको बेसिकली अगर आप पूछेंगे ये है क्या, तो वैसे तो आपके सिलेबस में, ओ लेवल के सिलेबस में इतनी डिटेल नहीं है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि ये एनर्जी करेंसी है। ठीक है, इसको हम एक तरह से एनर्जी करेंसी कह सकते हैं। तो ये बात हमें पता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर होगा तो 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे। और बाकी ये इक्वेशन है। ठीक है, वर्ड इक्वेशन और जो सिंपल इक्वेशन है। उसके बाद आ जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है भाई? Anaerobic respiration occurs without oxygen and produces a smaller amount of energy compared to aerobic respiration. It is used when oxygen is not available or during intense exercise when oxygen cannot be supplied quickly enough to muscles. Basically anaerobic respiration और aerobic respiration में फ़र्क होता है ऑक्सीजन का। एरोबिक में ऑक्सीजन होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, और क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता तो स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये एमरजेंसी सिचुएशंस में इंसानों में यूज़ होता है जब आप इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। ठीक है, इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। इंटेंस एक्सरसाइज इसीलिए क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हाई स्पीड पे, तो ऑक्सीजन जो आप इनहेल कर रहे हैं वो आपके मसल्स तक इतनी जल्दी पहुंचता नहीं है, तो एनर्जी के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज़ होने लग जाती है। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस होती कैसे?
उसमें ये होता है कि जी इन ह्यूमंस लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, और इसकी वर्ड इक्वेशन है ग्लूकोज डायरेक्टली लैक्टिक एसिड और एनर्जी में रिलीज कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप नोटिस करें यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो इसमें ये हमने एक एमरजेंसी सिचुएशन है और हमने ग्लूकोज को डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया एनर्जी में, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस है कि लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। अच्छा, लैक्टिक एसिड की डिटेल हम ज़रा यहाँ पे पढ़ेंगे, उससे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट पे आ जाते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट का हमने लिखा हुआ है यीस्ट यूज एनारोबिक रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फर्मेंटेशन जो होती है बेसिकली, और उसकी वर्ड इक्वेशन में लिखी है कि जी ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें लैक्टिक एसिड नहीं होता यीस्ट में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो। तो बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्टार बनाना था मैंने, ये ले, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं लैक्टिक एसिड बिल्डअप ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कि जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं और ग्लूकोज को डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि ये एक आपका कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि लैक्टिक एसिड को बॉडी से इन दी एंड रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये आपने मजबूरी के तहत आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन की और अब आपको लैक्टिक एसिड जो बिल्डअप हुआ है उसको रिलीज़ करना है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लैक्टिक एसिड बिल्ड्स अप इन मसल्स ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, विगरस यानी इंटेंस एक्सरसाइज, व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई कैन नॉट मीट द ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। दिस इज़ वाई यू फील अ बर्निंग सेंसेशन इन योर मसल्स। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि लैक्टिक एसिड हम कब हमारे मसल्स में बिल्डअप होता है? जब इंटेंस एक्सरसाइज हो रही हो, और इंटेंस एक्सरसाइज हो रही है और ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन डिमांड को मीट नहीं कर पा रही, मतलब जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी को चाहिए रेस्पिरेशन के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उतना है नहीं, उतना आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर एज अ सेकंड रिजॉर्ट या लास्ट रिजॉर्ट जो होता है आपकी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन पे हम चले गए और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ वाई यू फील अ बर्निंग सेंसेशन इन योर मसल। जब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, जो बैटल रोप्स होती हैं वो कर रहे हैं, या कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद आपको मसल्स में बर्निंग सेंसेशन फील होती है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से फील होती है, ठीक है। उसके बाद है द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, ठीक है, ऑल्सो रेफर टू एज एन ऑक्सीजन डेट। ये ज़रा सिंपल है, ऑक्सीजन डेट आप इसको कह सकते हैं। और ये क्यों होता है? ये होता है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से। एक्यूमुलेशन यानी जब लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जमा होना शुरू हो जाए और हो जाए इंटेंस एक्सरसाइज के बाद, द बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टू क्लियर द लैक्टिक एसिड फ्रॉम द मसल्स एंड कन्वर्ट इट बैक इनटू ग्लूकोज इन द लिवर। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपका लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, जमा होना शुरू हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसको हटाने के लिए बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ताकि लैक्टिक एसिड दोबारा लिवर में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जब आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है ना, आपने बड़ी इंटेंस एक्सरसाइज की, आपने चलें फॉर एग्जांपल स्प्रिंटिंग की, हाई इंटेंसिटी आपने स्प्रिंटिंग किया, उसके बाद आपको बॉडी में बड़ी बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, उसके बाद आपको सांस चढ़ी होगी। सांस आपको इसलिए चढ़ी होगी क्योंकि आपने ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल करना है ताकि आप जो लैक्टिक एसिड आपने बना के रखा हुआ है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, उसको आप रिमूव कर सकें। यही चीज़ इधर लिखी हुई है, हाउ ऑक्सीजन डेट इज़ रिमूव्ड आफ्टर एक्सरसाइज। ऑक्सीजन डेट यानी ये, ठीक है। इसमें हमने लिखा आफ्टर एक्सरसाइज द बॉडी वर्क्स टू रीपे दी ऑक्सीजन डेट। वो कैसे करती है? फास्टर हार्ट रेट और डीपर एंड फास्टर ब्रीदिंग। फास्टर हार्ट रेट हेल्प्स ट्रांसपोर्ट लैक्टिक एसिड इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम मसल्स टू द लिवर वेयर इट इज़ ब्रोकन डाउन। और डीपर एंड फास्टर ब्रीदिंग से क्या होता है? टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी। डीपर एंड फास्टर ब्रीदिंग कंटिन्यूज टू हेल्प क्लियर द लैक्टिक एसिड फ्रॉम द मसल्स एंड सपोर्ट इट्स ब्रेक डाउन इन द लिवर। इसका मतलब है, पहले वाले पॉइंट को देख लेते हैं। जब आपने एक्सरसाइज किया और अब आप रेस्ट करने बैठे हैं तो आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होगी। वो इसीलिए होगी, अब आपकी हार्ट रेट अगर ज़्यादा है यानी आपका ब्लड ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, ब्लड ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा यानी कि जो आपका लैक्टिक एसिड है वो लिवर तक ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। मसल से निकाल के उसको लिवर में लेके जा रहे हैं, तो अगर हार्ट रेट तेज़ होगा तो ज़्यादा जल्दी लिवर में पहुंच जाएगा ब्रेक डाउन होने के लिए, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके पास ज़्यादा आएगा डीपर एंड फास्टर ब्रीदिंग से। जो सांस चढ़ी होती है, क्या होता है कि जी ऑक्सीजन चाहिए होता है लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए। वो कैसे आते हैं? आप डीपर और फास्टर ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। सांस चढ़ी होती है, सांस फूली हुई है, उससे फिर आपका लैक्टिक एसिड क्लियर हो जाता है, ठीक है। आपकी ऑक्सीजन डेट पे हो जाती है। तो यही हमारा चैप्टर था रेस्पिरेशन का, ठीक है।
काफ़ी सिंपल चैप्टर है, छोटा चैप्टर है।